वो घर आई तो उसका मूड सख्त ऑफ था। बेसारी से बेसारी थी। गुस्सा था कि कम नहीं होता था। बेबसी थी कि आंखें भरती जा रही थीं। वो बेड पे आकर बैठी, दांत सख्ती से दांतों पे जमा लिए। ये पहली बार था जब हाली के पास कुछ खरीदने को पैसे नहीं थे। लेकिन क्या ये वाकई पहली बार था? सोच सोच कर उसका दिमाग फटने लगा था। दफातन उसके खुले हुए लैपटॉप की घंटी बजने लगी। उससे मुड़कर देखा, नफीसा की कॉल थी। हाली ने गहरी सांस लेकर खुद को रिलैक्स किया, बालों में हाथ फेर कर उनको ठीक किया। कुछ भी हो, वो उमर के साथ रहे या ना रहे, लेकिन नफीसा सास थी, और सासों का रोब तो फिर होता ही है। उससे वीडियो कॉल अटेंड कर ली। अब लैपटॉप के चौखट्टे में नफीसा का चेहरा नजर आ रहा था, वही बावकार मोतबर चेहरा। हाले को देखकर वो मुस्कुराई। तुम आज डल लग रही हो, कुछ हुआ है क्या? वो उसको बागौर देखते हुए कह रही थी। हाले ने बदकद अपने चेहरे पर मुस्कुराहट सजाई। उफ, ये सासों की नज़र। ऐसा कुछ नहीं है, बस पेपर्स की वजह से थक जाती हूँ। नफीसा ने मज़ीद नहीं कुरी था। आप उस दिन मुझसे कह रही थी कि मैं नहीं जानती खुदा कौन है। आपको वाकई ऐसा लगता है क्या? हाले अब बेड पर आलती पालती मारे बैठ गई। लैपटॉप कोट में रखा हुआ था। नफीसा उसे देखती रही, होर से जांचते हुए। चलो फिर बताओ, खुदा कौन है? हाले के चेहरे पे चमक आई, जैसे अब नफीसा को मरूब करने का मौका मिल गया हो। अल्लाह वो है जिससे हमें पैदा किया, हमें खाना दिया, जुबान दी, हाथ दिए, हमें एक मुकम्मल इंसान बनाया। वो जिससे हमें आंखें दी, जिससे हम देख सकें। देखने से बड़ी नेमत क्या होगी? सुनने से बड़ा एहसास क्या होगा? सैर होकर खाना खाना, और सबसे बड़ी बात जिंदगी। क्या जिंदगी से ज़्यादा हसीन कुछ और है? मौत। जिंदगी से ज़्यादा हसीन चीज़ एक ही है, मौत। नफीसा के जवाब पे वो ठहर सी गई। आंखों की पुतलियों में बेयकीनी सी दर आई। नफीसा हयात ने कहना जारी रखा, जिंदगी बेशक नेमत है, लेकिन क्या तुम्हें मौत के बारे में कुछ इल्म है? अल्लाह वो नहीं जो जिंदगी देता है, अल्लाह वो भी है जो मौत देता है। तुमने कभी ना कभी, कहीं ना कहीं, कोई बूढ़े लागर वजूद देखे होंगे, जो अब न बोल सकते हैं, न चल सकते हैं, न खा सकते हैं। वो बस चारपाई पे पड़ी अधमरी लाश हैं। उनके घर वाले उनसे बेजार हैं। मुआशरे में उनका मुकाम नहीं रहा। वो बस बेबस हैं, तकलीफ में हैं। उनकी एक ही ख्वाहिश है, मौत। सोचो, अगर खुदा उन्हें मौत भी ना दे। हाले ने बेख्तियार झुरझुरी ली थी। मौत नेमत है हाले। अल्लाह वो है जो जिंदगी के साथ साथ मौत भी देता है। हाले बस टुकर टुकर उनका चेहरा देखती रही। और जब अहले ईमान बोलते हैं तो उनको सुनना चाहिए। उन्हें वो सुनता है जिसके अंदर ज़रा बहुत ईमान बाकी हो। तुमने कहा अल्लाह खाना देता है, नफीसा ने इजाफा किया। लेकिन क्या तुमने भूख देखी है? भूख क्या होती है बच्चे? दिन में कई बार हमें भूख लगती है और हम खाना खाते हैं। कभी गौर किया है, जब हमें भूख ना हो तब हम कैसे कैसे खाने ठुकरा देते हैं। तब ना गोश्त अच्छा लगता है, ना दाल, ना पिज़्ज़ा अच्छा लगता है, ना घर के बने टेंडे, क्योंकि हम सैर होते हैं। सोचो, अगर हम सारी जिंदगी सैर रहते तो क्या होता? जिंदगी का सारा मज़ा ही खराब हो जाता। हाले बेख्तियार बोली। नफीसा मुस्कुराई। बिल्कुल, सारा मज़ा खराब हो जाता। हर खाना अपना जायका, अपनी वक़्तियत खो देता। हमें खाने की कदर ही ना होती। खुदा सिर्फ वो नहीं जो खाना देता है, खुदा वो भी है जो भूख देता है। वो भूख जो हमारे खाने को, हमारी ज़िंदगी को एक मज़ा देती है। तुमने कहा खुदा वो है जिसने हाथ, पैर, कान, आंखें दी, हमें मुकम्मल इंसान बनाया। लेकिन खुदा ने तो वो इंसान भी बनाए हैं जिनके हाथ नहीं, जिनके पैर नहीं, आंखें नहीं, जो मुकम्मल नहीं। हर कोई परफेक्ट तो नहीं, हर कोई आला तो नहीं। खुदा ने कुछ लोगों को टांगे नहीं दी ताकि हमें चलने की नेमत का अंदाज़ा हो। खुदा ने कुछ लोगों को आंखें नहीं दी ताकि बसारत जैसी नेमत का अंदाज़ा हो। लेकिन हम क्या करते हैं? किसी मजबूर, कमज़ोर इंसान को देखकर तुरखम खाते हैं, हालांकि उन्हें हमारे तुरखम की ज़रूरत नहीं है। वो खुदा का शाहकार है। क्या अब तुम्हें पता चला अल्लाह कौन है? चंद लम्हों के लिए हाले कुछ कह नहीं ना सकी। फिर जब वो बोली तो उसकी आवाज़ बहुत हल्की थी। कैन वी हैव अ ब्रेक प्लीज़? मैं आपकी बातें डाइजेस्ट नहीं कर पा रही। नफीसा ने संजीदगी से उसको देखा, फिर बगैर बुरा माने शोर कहते हुए कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। हाले धम से बेड पर गिर सी गई। ये उसके साथ क्या हो रहा था?
उमर हयात के घर का लॉन हाली हाली सा था, खामोश वीरान सा। नीले सोफे लॉन में बिछे हुए थे। उन्हीं में से एक सोफे पे हाले पैर ऊपर किए बैठी थी। उसकी आंखें हाली थीं, दूर कहीं हला में तकती आंखें। उसके हाथ में कॉफ़ी का मग था, लेकिन वो कॉफ़ी पी नहीं रही थी। उसी वक्त तहली दरवाजे से उमर की गाड़ी अंदर दाखिल हुई। चाबी उस्मान की जानिब उछालता वो हाले को देखता आगे बढ़ाया। वो जब जब उसे देखता था, उसे अपने अंदर सुकून उतरता महसूस होता था। हाले सुल्तान उमर हयात का पसंदीदा नज़ारा थी। वो उसके करीब आकर रुका, हाले को देखकर मुस्कुराया। हाले ने गर्दन नहीं मोड़ी। वो अब भी गर्दन मोड़े पौधों को देखती रही। उमर ने उसके हाथ से कॉफ़ी का मग ले लिया। उसकी बची हुई कॉफ़ी और चाय पीने की आदत होती जा रही थी। क्या हुआ सरकार? आज क्या गुनाह हो गया मुझसे? वो कुछ शरारती अंदाज में कहता उसके साथ कुर्सी खींचकर बैठा। मेरे को मुझ ठिंडी पे ये, मुझे घुटन हो रही है, वो हल्की आवाज़ से बोली। उमर ने नासमझी से उसको देखा। उसे 11 ज़बानों पे अबूर हासिल था, लेकिन वो इस ज़ुबान से अनजान था। उमर ने बाकायदा उन 11 ज़ुबानों पे लानत भेजी। क्या कहा आपने? वो कलक हंकार कर पूछ बैठा। हाले ने जवाब नहीं दिया। वो बस उसी तरह बैठी रही। मुझे कुछ रकम चाहिए, वो सपाट अंदाज से बोली। कितनी? 3 लाख। बीवी की हैसियत से या उधार? हाले ने अब के गर्दन उसकी जानिब मोड़ दी। मुझे एक साड़ी पसंद आई है, लेकिन मेरे पास रकम नहीं थी। तुम मेरे जेवर रख लो और उनके ओस मुझे कुछ रकम दे दो। उमर ने संजीदगी से उसे देखा। ओके, हम कल साथ चल के वो साड़ी ले आएंगे। इसमें ऐसा क्या मसला है? आप इसलिए उदास थीं? हाले का चेहरा खिल उठा। अब उसे उमर की बातों पे एतबार आ जाया करता था। क्या वाकई हम ले आएंगे ना? वो किसी 5 साल के बच्चे की तरह पूछ रही थी। उमर ने मुस्कुराकर इस बात में सर हिलाया। हाले की सारी कुल्फत साइल होने लगी। ये शख्स अगर एक तसल्ली दे देता था, तो उसे सारे मसाइल हल होते नजर आते थे। तुम यहीं बैठो, मैं आती हूँ, वो मुस्कुराते हुए कहती अंदर की जानिब चली गई। थोड़ी देर बाद वो वापस आई तो उसके हाथ में एक छोटा सा डब्बा था, गिफ्ट पेपर में लिपटा हुआ। उसे डब्बा उमर के आगे किया। उमर मुताज्जिब सा उसको खोल कर देखने लगा। गिफ्ट पेपर उतारा, डब्बा खोला, अंदर से एक परफ्यूम की शीशी निकली। वो बेख्तियार मुस्कुराया, फिर हाले को देखा। वो उसी तरह मुस्कुराते हुए उसे देख रही थी। उमर ने उसको देखते हुए शीशी का ढक्कन उतारा, फिर हल्का सा स्प्रे हाले के ऊपर किया। वो बदक कर दूर हटी। अल्लाह अल्लाह, ये जेंट्स परफ्यूम है। अल्लाह अल्लाह, आप मुझे मेरी खुशबू में ज़्यादा अच्छी लगती हैं। वो उसी के अंदाज से बोला तो हाले गर्दन पीछे फेंके किलखिला दी। उमर उसे देखता रहा, फिर यकायक मंजर तब्दील हुए। वो कई साल पीछे चला गया। हेवन में रहते हुए उससे एक अरसा गुजर चुका था। आज वो 18 साल उम्र नहीं था, अब वो 23 वर्ष का हो चुका था। उसकी उठान दराज और मजबूत थी। आंखें ज़हीन के साथ साथ संजीदा भी हो गई थीं। वो हेवन का अकाउंटेंट था। मुख्तलिफ जॉब्स वो अब भी करता था। वो अपने छोटे से ऑफिस में बैठा मुख्तलिफ फाइल्स की वर्क गिरदाने में मसरूफ़ था। यहाँ से 1 किलोमीटर दूर अस्पताल के रूम में खड़े मिराज सुल्तान के चेहरे पे हवाइयाँ उड़ रही थीं। वजह थी हाले सुल्तान की बिगड़ती हालत। उसे बहुत बुरा टाइफाइड हुआ था। 3 माह के बुखार ने उसकी सारी तवानाई और खून खुश्क कर छोड़ा था। उसे ब्लड की सख्त ज़रूरत थी और शहर में कर्फ्यू लगा था। ये वो दौर था जब कराची में आए दिन कत्ल और गारतगिरी होती थी। दिन दहाड़े डाके पड़ते थे और हर आए दिन बंद करो कराची का हुक्म सादिर हुआ करता था। मेराज, क्या हुआ? कुछ बंदोबस्त हुआ खून का? अपने पीछे से आते यूसुफ सुल्तान की आवाज़ पे उन्होंने बेबसी से नफ़ी में सर हिलाया। 2 लोग आने को तैयार थे बाबा, लेकिन हंगामी सूरत हाल के बाइस आ नहीं पाए। वो मुसलसल किसी को कॉल मिला रहे थे। उस वहाज की बेटी को क्यों नहीं बुलवाते? क्या पता अपने बाप की बजाय माँ का खून लिया हो। वो बेसारी से कह रहे थे। मेराज के जहन में एक चमक्का सा हुआ। उनकी उंगलियां अब चौकीदार का नंबर मिला रही थीं। दूसरी तरफ अपने ऑफिस में काम करते उमर का मोबाइल थरथराया। उसे नंबर देखकर मुस्कुराते हुए कॉल अटेंड की। तुम्हारा ब्लड ग्रुप क्या है? उन्होंने छूटते ही परेशानी से इस्तफसार किया। ओ नेगेटिव। क्यों? मेरी बेटी को तुम्हारा खून चाहिए उमर, वो बीमार है। आपने मेरा खून कम चूसा है जो आपकी बेटी भी मैदान में आ गई। उससे फाइल पर झुके हुए तंज किया था। उमर, मेरी बेटी बीमार है। उन्होंने अल्फाज पे जोर दिया। अब के वो फाइल बंद करके संजीदगी से उठ खड़ा हुआ। अस्पताल कौन सा है? उससे बस यही सवाल किया था। अगले 1 घंटे में उसका बेड हाले सुल्तान के बेड के बराबर लगा था। उसके बाजू में सिरिंज लगी थी और खून कतरा कतरा उसके जिस्म से निकलता थैली में जमा होता जा रहा था। उसी थैली से निकलती एक और सिरिंज 17-18 साल हाले के बाजू में लगी थी।
वो सो रही थी। उसकी आंखों के नीचे गहरे हल्के थे। कोरी गुलाबी रंगत में सर्दियां खुली थीं। उमर ने नगीन की तस्वीर देख रखी थी और इस वक्त पिछले आधे घंटे से वो बस मखू होकर उसे तक रहा था। उसे बस अकीदत महसूस हो रही थी। वो बिल्कुल उसकी माँ की जैसी थी। डॉक्टर शायद बाहर कहीं थे। उमर ने करवट बदल ली। यहाँ से वो मुकम्मल नजर आती थी। 23 साल उमर की हाले से दूसरी मुलाकात थी और आज उसकी नज़र में अकीदत थी। हाले की आंखें बंद थीं। उमर को ना जाने क्यों शदीद ख्वाहिश हुई, काश वो इन आंखों में देख पाता। दफातन एक आहट हुई। वो चौंक कर सीधा होकर लेट गया। मेराज सुल्तान ने उसकी हरकत नोट की थी। वो खामोशी से आए और उसके करीब बेड पर बैठ गए। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा उमर। तुम आज मुझे पहले से ज़्यादा अजीज हो गए हो। मेराज उसको देखते हुए कह रहे थे। उमर ने महज अस्बात में सर हिला दिया। मेरी बेटी बहुत बावकार है। वो एक दिन तुम्हारा ये एहसान खुद उतारेगी। उमर ने बस मुस्कुराकर उनको देखा। ये लड़की क्या एहसान उतारेगी। मेराज बाहर चले गए। उमर एक बार फिर करवट के बल लेट गया। अब वो एक बार फिर उसे देख रहा था, मुकम्मल यकसुई के साथ। दरवाजे की ओट में खड़े मेराज ने मुस्कुराकर सर झटका था। आज हाल में वो उसके सामने खड़ी थी, हंसती हुई, खिलखिलाती हुई। वो उमर का पसंदीदा नज़ारा थी, इसमें कोई शक नहीं था। वैसे ये शानों को किस खुशी में छुट्टी दे दी आपने? उससे बात बदली तो हाले ने उसको देखा। क्योंकि मुझे तुम शानों के रूप में ज़्यादा अच्छे लगते हो। वो मुस्कुराहट दबाकर बोली। साफ साफ कहे ना अपने चटोरेपन की वजह से छुट्टी दी है। तुम भी साफ साफ कहो ना कि उसे छुट्टी करने से नहीं, उसे पूरी तनख्वाह देने से जान जा रही है। वो भी हिसाब बेबाक कर गई। अगर आपने मेरी जान न बचाई होती तो देख लेता आपको। वो हफ्की से बोला। ओह, मैं तो डर गई। देखो मेरे हाथ कांप रहे हैं। वो इस अंदाज से बोली कि दोनों एक साथ हंस दिए। ऊंचा बंगला मुस्कुराकर उन्हें देखता रहा। रेस्टोरेंट में जर्द बत्तियां रोशन थीं। ऊंचे लंबे सतूनों और शाही मेज़ों वाला रेस्टोरेंट इस वक्त मध्यम मौसीकी के ज़ेर असर था। कोने वाली मेज़ की तरफ जाओ तो सफ़ीर सुल्तान सुरमाई डिनर सूट में मलबूस था। उसके सामने वाली कुर्सी पे मेहरमा बैठी थी, गहरे नीले रंग के सिल्क के जोड़े में मलबूस। उसके भूरे बाल जोड़े में खुंदे थे, कानों में डायमंड इयररिंग्स और हल्का फुल्का मेकअप। वह हकीकतन खूबसूरत लग रही थी। वेटर ने आकर खाना सर्व किया। सफ़ीर मेहरमा को देखते हुए खाता रहा। तुम क्यों नहीं खा रही? उसने उसको ना खाते हुए देख हाथ रोक लिया था। मूड नहीं, वो बेजारी से बोली। सफ़ीर चंद लम्हा उसको देखता रहा, फिर उसका मेज़ पे धरा हाथ अपने हाथ में लिया। महर ने सांस तक रोक ली। उसकी भूरी आंखों में इस वक्त हैरत थी। आई एम सॉरी। जो कुछ भी मैंने किया, मैं उस सब की तलाफी करना चाहता हूँ। उससे ठहर ठहर कर सारे अल्फाज अदा किए। मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करता, शायद कभी कर भी ना सकूं। महर ने हाथ छुड़ाना चाहा। सफ़ीर ने गिरफ्त सख्त कर दी। मैंने हाले से मोहब्बत की है, बेतहाशा मोहब्बत। वो संजीदगी से कह रहा था। महर की आंखें जख्मी होने लगी। उसके दिल में टेस सी उठी। वो मुझे नहीं मिली और तुम मुझे मिल गई। मैं तुम्हारे और अपने रिश्ते को एक चांस देना चाहता हूँ। वो मुस्कुराया था। महर का दिल रुक गया। आसपास फैली मौसीकी रुक गई। उसे लगा सारी दुनिया एक पल को रुक गई। वो शाकी आंखों से उसे देखने लगी। मैं तुम्हारे साथ एक नई जिंदगी शुरू करना चाहता हूँ। मैं तुम से मोहब्बत करना चाहता हूँ। पूरी आंखों वाला मर्द कह रहा था और उसके सामने बैठी लड़की सांस रोके उसे सुन रही थी। कितने साल उससे इन अल्फाज का इंतजार किया था। लेकिन मेरी एक शर्त है। लम्हात की फसों हेजी छनाके से टूट गई। महर के हाथ पे उसकी गिरफ्त जज्बात से आरी हो गई। मुझे हाले की तलाक चाहिए। वो उसकी आंखों में देखकर बोला। महर के चेहरे पे कोई तासुर ना आया। मुझे वो टूटी हुई मुफलिस हाल और बर्बाद चाहिए। मैं चाहता हूँ वो रोए। उसकी वो जो उठी हुई गर्दन है, मैं उसे झुकाना चाहता हूँ। उसकी आंख का गरूर, उसका ज़ौम तोड़ना चाहता हूँ। उसके लहजे में नफरत थी। आंखों से चिंगारियां निकल रही थीं। अगर तुम मेरे लिए ये कर सकती हो तो मैं तुम्हारे साथ एक नई जिंदगी गुजारूंगा। तुम्हें तुम्हारे सारे हकूक दूंगा और शायद मोहब्बत भी। वो बोलकर खामोश हुआ, फिर महर के कुछ कहने का इंतजार करने लगा। महर चंद सानिया उसे ठंडी नजरों से देखती रही। आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं ऐसा कुछ भी कर सकती हूँ और करूँगी भी? उसका लहजा बेलचक था। ये कोई आम मियाँ बीवी की गुफ्तगू नहीं थी, ये एक कारोबारी डील लग रही थी। सफ़ीर महसूस हुआ। ओ मेहर, डोंट प्रिटेंड टू बी इनोसेंट। उससे नाक से मक्खी उड़ाई। तुम्हें मुझसे ज़्यादा कोई नहीं जानता। तुम सारी ज़िंदगी उसे एक्सप्लॉइट करती रही हो।
सारी ज़िंदगी उससे अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले करवाए हैं। वो तुम्हारे अप्रूवल के लिए कुछ भी कर सकती है। उसे कभी अपनी माँ का वो प्यार नहीं मिला। वो तुम्हारे मामले में नीडी और डेस्परेट है। वो तुम्हें ना नहीं कह सकती। वो बोल रहा था और महर उसको सुनती रही। हर इंसान किसी ना किसी ताल्लुक या शख्स के मामले में लालची, नीडी और डेस्परेट सा होता है। हाले तुम्हारे मामले में ऐसी है, क्योंकि तुम उसके लिए बहन नहीं माँ जैसी हो, और तुमने हमेशा इस बात का फ़ायदा उठाया है। सारी ज़िंदगी तुमने ये सब अपने लिए किया, अब एक बार मेरे लिए करो। उससे बात खत्म करते हुए पानी का गिलास मुंह से लगाया। मेहरमा कुछ नहीं बोली। सफ़ीर जानता था वो राज़ी हो चुकी है। मेहरमा को सफ़ीर से ज़्यादा कोई नहीं जानता था। वो पेपर देकर यूनिवर्सिटी से बाहर निकली तो उसे अपने सामने उमर हयात खड़ा नजर आया। वो मुस्कुरा रहा था। हाले उसको देखकर मुस्कुराई। दफातन वो अपने पीछे से आती आवाज़ पे झटकी थी। पहले हारून, फिर सफ़ीर और अब ये एएसवी। हाले, तुम मर्दों के मामले में कितनी अच्छी हो ना। ये आवाज़ सोनिया और उसकी कुछ चेलियों की थी, उसकी क्लासमेट और हरीफ। वो उसी तरह के जुमले यूनिवर्सिटी में सुनती रहती थी, लेकिन कुछ कहती नहीं थी। शायद उसे अपना आप सारी यूनिवर्सिटी के सामने कमज़ोर लगा करता था। उसे एक नज़र सामने खड़े उमर को देखा। उसकी आंखें, उसका वजूद, वो पूरा का पूरा ढार्स था। वो अगर उसके साथ खड़ा रहता तो हाले सारी दुनिया से लड़ सकती थी। वो मुड़ी, अपने पीछे खड़ी लड़कियों के टोले को देखा। पहले सिगरेट, फिर शराब और अब ड्रग्स। सोनिया, तुम नशे के मामले में कितनी अच्छी हो ना। सामने खड़ी लड़की का चेहरा लम्हे भर में धुआं धुआं हुआ था। अब के वो दूसरी लड़की की तरफ इशारा किया। पहले प्रोफेसर अकरम, फिर प्रोफेसर जमाल और फिर प्रिंसिपल रेहान खान तक। कश्यप, तुम टॉप करने के मामले में कितनी अच्छी हो ना। क्या लगता है मैं नहीं जानती तुम उनके ऑफिस में क्या क्या करती रही हो। वो आंखें पटपटाते हुए मासूमियत से कह रही थी। अहानत से उस लड़की के गाल सुर्ख हुए थे। एकदम सोनिया आगे बढ़ी और हाले को थप्पड़ मारना चाहा, लेकिन अगले ही लम्हे एक जोरदार थप्पड़ पड़ने से लड़खड़ा कर गिर पड़ी। हाले के पीछे खड़ी लैल अब अपने हाथों से नादीदा कर्ज साफ कर रही थी, जैसे कह रही हो, हंस कम जहां पा। उन दोनों ने एक दूसरे को देखा और हंस पड़ी। उनसे जरा फांसे पे खड़ा उमर हयात भी हंस दिया। वो लड़की अब नीचे गिरी, पग झक रही थी। उसकी चेलियां उसे उठा रही थीं। हाले उमर की जानिब बढ़ाई। थोड़ी देर बाद वो तीनों हारून के अस्पताल वाले कमरे के बाहर खड़े थे। दो गार्ड अब भी बाहर पहरा दे रहे थे। वो तीनों अंदर जाने लगे जब उनमें से एक गार्ड ने उमर के सीने पर हाथ रखकर उसे अंदर जाने से रोका। आप नहीं जा सकते, आपका आईडी कंफर्म नहीं है। कराहत चेहरे और बड़ी मूंछों वाला गार्ड उससे कह रहा था। लैल अंदर चली गई थी। हाले मुस्कुराहट दबाए उसके साथ खड़ी थी। तुम अब मुझे रोकोगे? मेरा आईडी सारा शहर जानता है। हटो, दिमाग ना घुमाओ। वो बेसारी से कहता अंदर जाने लगा। अब के उन दोनों गार्ड्स ने उसको बाजू से पकड़ लिया था। उमर ने अगले ही लम्हे उसको झटका दे के छुड़वाया। वो यहाँ झगड़ा नहीं कर सकता था। तभी मदद तलब नजरों से हाले को देखा। अगर डिनर में अपने हाथ का चाइनीज खिलाओगे तो कुछ सोच सकती हूँ। वो उसके करीब खड़ी आहिस्ता आवाज में कह रही थी। उमर ने उसको हफ्की से देखा। पुलिस वाला मैं हूँ और आप मुझसे रिश्वत मांग रही हैं। वो गार्ड्स की मौजूदगी के बाद धीमी आवाज में बात कर रहा था। खड़े रहो यहीं और अपना आईडी कंफर्म कराओ। वो तमकीनत से आगे बढ़ने लगी जब अपने अक्ब से आधी उम्र की मंसूर है की आवाज़ पे रुकी। फिर एड़ियों के बल घूमकर उसको देखा। शौहर है मेरा, अंदर आने दो। वो उमर के चेहरे को देखती मुस्कुराते हुए बोली। वो मुंह फुलाए हफा हफा सा अंदर चला गया। पीछे गार्ड्स आपस में सरगोशी करने लगे। हाले मैडम ने हमें अपने ही शोहर को अंदर जाने से रोकने का क्यों कहा? दूसरा गार्ड जवाब में कुछ कह रहा था। अंदर जाओ तो हारून अस्पताल के तकियों की मदद से कमर सीधी किए नींद दराज था। वो अब काफ़ी बेहतर था। चेहरे के दाग मनमैल होने लगे थे। जख्म भर रहे थे। उसका चेहरा अपने दोस्तों को देखकर खिल उठा था। कमरे में बैठने के लिए कोई कुर्सी, कोई सोफा नहीं था। ये विजिटर्स के लिए इशारा था कि यहाँ ज़्यादा देर न बैठा जाए। वो तीनों हारून के दाएं बाएं खड़े थे। लैल के हाथ में एक फूल था। हारून ने मुस्कुराते हुए वो फूल लेने को हाथ बढ़ाया। लैल ने उसके बढ़े हुए हाथ पे चपत रसीद की। तुम्हारे लिए नहीं है ये, मेरे हसीन रेशमी बालों के लिए है। कहते हुए उसने फूल अपने छोटे बालों में अटकाया। चेहरा धमक रहा था। हारून ने हफ्की से हाथ पीछे कर लिया। अब जरा सिर को भी, क्या सारे बेड पे फैल कर बैठे हुए हो? ये उमर था जो उसकी टांगों को समेट रहा था। हारून जल्दी से जरा सा पीछे हुआ। टांगे समेट कर सिमट कर बैठ गया। हाले और उमर उस बची हुई जगह पे बैठ गए।
लैल उसके टूटे हुए बाजू वाली साइड पे बैठ गई। अब मंजर कुछ इस तरह था कि हारून सुकड़ा सिमटा हुआ सा नीम दराज कम बैठा हुआ था। उमर उसके पैरों के करीब दाएं जानिब और हाले बाएं जानिब, लैल उसके कंधे के बिल्कुल साथ जुड़कर बैठी थी। हाँ भाई, फिर कैसा रहा सब? बच कैसे गए तुम? सवाल करने वाली लैल थी। अभी वो कुछ जवाब देता कि याद है लैल, वो हमारा यूनी फेलो अमान, उसका भी तो ऐसा ही एक्सीडेंट हुआ था ना? कैसे तड़प तड़प कर मरा था बेचारा। वो अफसोस से कह रहा था। हारून के चेहरे पे साया सा लहराया। लैल उसकी तायद कर रही थी। मेरा केस इतना क्रिटिकल नहीं था, बस बाजू टूटा है और सर में कुछ चोटें आई हैं। वो बदकत बोल सका। मैं तो बच गया हूँ। उसे सबको यकीन दिलाना चाहा अब की हाली की बारी थी। वैसे हारी, तुम्हें याद है वो जो मलाइका थी हमारी कॉलेज फेलो? वो सोचते हुए कह रही थी, उस बेचारी का ऑपरेशन भी तो कामयाब हो गया था ना, लेकिन फिर ऑपरेशन के 15वें दिन बेचारी मर गई। वैसे कल हारून के ऑपरेशन का भी 15वां दिन है ना? उमर ने लुकमा दिया। हारून का गला खुश्क होने लगा। उससे मददतल नजरों से गर्दन मोड़कर लैल को देखा। उसने आंखें चिपका कर तसल्ली दी, जैसे कह रही हो, मैं हूं ना। अरे तुम लोग क्यों इसको डरा रहे हो? कोई नहीं मरता वो। उससे डपटा। बस ये टूटा बाजू यहीं रह जाएगा। मेरे ख्याल से अब इसका बाजू कभी ठीक नहीं हो सकता। क्यों उमर? साथ उमर को देखा। हारून फुक होते चेहरे के साथ बारी बारी उनको देखे क्या। हाँ बिल्कुल सही कह रही हो। अब इसे एक ही हाथ से पेंट करना हो गया। क्या हैशटैग था इसका? उसने सोचने की अदाकारी की। दी टीपीए। हाले ने याद दहानी करवाई। हाँ, तो दी टीपीए अब से दी एक हथिया पेंटर बन जाएगा। वैसे हारी, अब एक हाथ से पेंट करते अच्छे लगोगे क्या? ऐसा करो, मिस्त्री बन जाओ। बहुत स्कोप है। मेरे कुछ जानने वाले हैं। मैं तुम्हें रंगो रोगन का काम दिलवाऊंगी। उमर, तुम्हारे जानने वाले भी होंगे? आखिरी बात उमर को देखकर पूछी। उमर ने जी जी बहुत है कहकर हारून का पारा आसमान पे चढ़ा दिया। उसकी रंगत सुर्ख हो चुकी थी। चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था। निकलो तुम सब के सब, अभी के अभी यहाँ से दफा हो जाओ। वो गुस्से से बोला। जब से आए हो मरने मराने की बातें किए जा रहे हो। निकलो सब, वरना मैं अपने गार्ड्स को बुलवा लूंगा। उसकी आवाज़ बुलंद नहीं थी, लेकिन वो तीनों चालाक लोग मासूम हारून को डरा चुके थे। अच्छा अच्छा, ज्यादा मासूम कली बनने की जरूरत नहीं। उमर ने हाथ जलाया, फिर उठकर अपने साथ लाए हुए रेस्टोरेंट पार्सल्स की जानिब गया। हारून की आंखें चमक उठी। उसे लगा ज़रूर उसके दोस्त उसके लिए कुछ अच्छा खाने को लाए होंगे, लेकिन अगले ही लम्हे उसकी उम्मीदों पे पानी फिर गया जब उमर ने लार्ज पिज़्ज़ा के 3 बड़े टुकड़े लिए। एक हाली को, दूसरा लैल और तीसरा अपने हाथों में लिया। दोबारा अपनी जगह पे आ बैठा। हारून का जी ललचाने लगा था। उससे हाले को आस भरी उम्मीदों से देखा। तुम्हारा स्टमक डिस्टर्ब हो जाएगा, उससे बेनियाजी से कहा। पता है हारून, इसका टेस्ट कैसा है? उससे आंखें बंद करके पूछा, फिर पिज़्ज़े का टुकड़ा हारून के मुंह के करीब ले गई। ये बिल्कुल वैसा है जैसा हमने इटली में खाया था। आह, इटली का पिज़्ज़ा, उसे बोलकर मजा लिया। पिज़्ज़ा अब भी उसके मुंह के करीब था। अभी हारून आगे बढ़कर नवाला लेता, हाले ने पिज़्ज़ा खींच लिया। वो अपना दिल महसूस कर रह गया। उसी वक्त नर्स अंदर दाखिल हुई। उन सब के हाथ में पिज़्ज़ा देखा वो फ़ौरन उनके सर पे आन पहुंची। तकरीबन 5 मिनट तक वो उनको सलावातें सुनाती रही और हारून मज़े से सुनता रहा। आखिर में वो उन सब के अध खाए पिज़्ज़ा और बाकी बचा पिज़्ज़ा अपने साथ ले गई। वो चली गई तो उमर उठ खड़ा हुआ। हाले उसके साथ उठी। हारून ने उसको उठते देखा। ना जाने क्यों उसे अपना दिल बैठता महसूस हुआ। उसके बीमार चेहरे पे जो मुसरत थी यकदम बेचैनी में बदल गई। चलो अब हम निकलेंगे, कुछ शॉपिंग करनी है, फिर मिलेंगे तुमसे भी। हाले उसको देखते हुए बोली। दफातन वो रुकी, अपने कंधे पे टंगे पर्स को खंगाला और अंदर से छोटी छोटी कलर ट्यूब्स निकाली। हारून यकदम सीधा हो बैठा। उसकी आंखों में अलोही सी चमक जाग उठी। हाले अब अपने पर्स से छोटा सा एक नोटबुक जैसा कैनवस निकाल रही थी। सारी चीज़ें निकालकर उसे हारून के आगे बेड पे रख दी। वैसे ही आजकल नर्सिस भी फॉर्म में हैं, मरीज को एक जहर भरा इंजेक्शन मार देती हैं और काम खत्म। लैल अब हारून से धीमी सरगोशी कर रही थी। हारून ने उसको नहीं देखा, वो हाले को देख रहा था। क्या मैं मर सकता हूँ? हाले ने सारे कलर्स और कैनवस उठाकर उसकी गोद में रखे, फिर हथेली की बंद मुट्ठी उसकी जाने बढ़ाई। हारून ने मुस्कुराते हुए उसकी मुट्ठी से अपनी मुट्ठी टकराई। तुम दुनिया हो, क्या तुमने कभी दुनिया को मरते देखा है?
मुस्कुराते हुए उसकी तसल्ली करवाई, जैसे एक माँ अपने बच्चे को दिलासा देती है। अगर ये दोस्ती पार्ट 2 की शूटिंग मुकम्मल हो गई हो तो हम चलें। उमर की बेजार आवाज़ पे वो मुड़ी थी। फिर वो दोनों दरवाजे तक बहस करते हुए गए थे। अब तुम कब तक मेरे सर पे मुसल्लत रहोगी? हारून ने खुद से जुड़कर बैठी लैल को देखा। लैल ने मुस्कुराते हुए आंखें पटपटाईं। क्या तुम मेरा चेहरा पेंट कर सकते हो? वो मासूमियत से पूछती हुई इस वक्त वाकईतन प्यारी लग रही थी। हारून ने थकान से गर्दन पीछे फेंक दी। आह, अब ये दिन भी देखना था। वो दोनों लड़ते झगड़ते बिलाखिर उसी मॉल के बुटीक पहुंच गए थे जहां हाले ने वो साड़ी देखी थी। वो बिल्कुल बच्चों की तरह बेचैन और खुश थी। सारा रास्ता वो उमर को उस प्लेन सादा साड़ी की खसूसियात बताती गई थी। वो दोनों उस बुटीक में दाखिल हुए। आज उस सेल्स गर्ल्स की जगह कोई और लड़की खड़ी थी। हाले मुस्कुराती हुई उसकी जानिब बढ़ाई। कल जिस लड़की ने साड़ी दिखाई वो भी हाले को पहचानते हुए आगे आया। हेलो, कल मैंने यहाँ एक साड़ी का ऑर्डर बुक करवाया था, मुझे वही चाहिए, उसने लड़के से कहा। लड़के ने अफसोस से नफ़ी में गर्दन हिलाई। सॉरी मैम, वो साड़ी आज सुबह ही सेल हो गई है। हाले का रंग एक पल को सफ़ेद हुआ था। असल में सुबह की शिफ्ट में हमारे दूसरे कोलीग्स थे तो। उसी एडिशन की कोई दूसरी साड़ी? हाले ने होंठ पे जुबान फेरते बदकत पूछा। लड़के ने एक बार फिर नफ़ी में गर्दन हिलाई। अब के हाले का दिल डूब कर उभरा था। बात एक साड़ी की नहीं थी, बात माली खुद मुख्तारी की थी, बात उसकी पॉजिटिव अना की थी, बात उसकी नाक की थी। आज तक कभी ऐसा नहीं हो सका था कि उसे कुछ पसंद आए और हाले सुल्तान उसे खरीद ना सके। उमर अब बुलंद आवाज़ में उनसे कुछ कह रहा था, शायद लड़ रहा था, झगड़ रहा था। हाले बुत सी बन गई थी। उसके पास 3-3 मर्दों के कार्ड समा वक्त रहा करते थे। आज उसके पास वो तीनों मर्द नहीं थे। उसे लगता था उसे दादा और मामू की ज़रूरत नहीं है। लेकिन क्या वाकई, क्या हाले उनके बगैर कुछ थी? अपने घर के मर्दों के कार्ड्स के अलावा उसके पास अपना कुछ भी था? उसे गायब दिमागी से लड़ते हुए उमर को देखा। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? बुक किया हुआ ऑर्डर किस तरह बेच सकते हैं? वो भरमी से कुछ कह रहा था। हाले कुछ कह भी ना सकी। वो बगैर कुछ कहे बुटीक से निकल गई। उसके दिमाग में चक्कर चल रहे थे। चेहरा सफ़ेद पड़ता जा रहा था और दिल दिमाग बस एक बात पूछ रहा था। हाले सुल्तान, तुम्हारे पास अपना क्या है? अस्पताल का कमरा वैसा ही था जैसा वो दोनों छोड़कर गए थे। अब अलबत्ता एक चीज़ का इजाफा था, एक अदद सोफ़ा। वही सोफ़ा हारून के बेड की दाईं तरफ रखे, चेहरा हारून की जानिब मोड़े लैल सिकंदर बैठी थी। उसके लब हल्की सी मुस्कुराहट में ढले थे, चेहरा खुशी से तमतमा रहा था। उसके गाल बगैर किसी ब्लश ऑन के इस वक्त गुलाबी हो रहे थे। बेड पे तकियों के सहारे नींद दराज हारून शाहिद मुनहमिक सा अपने काम में मसरूफ़ था। उसके सीने से ज़रा पीछे करके छोटा सा स्टैंड लगाया गया था जिस पे उसका नोटबुक जितना लंबा और बड़ा कैनवस फिट था। ये स्टैंड बिल्कुल उसी तरह लगा था जैसे अस्पताल में बेड पे लेटे मरीज के लिए खाने का टेबल होता है। अमीरों के चोंचले हारून कलर पैलेट को अपने सीने पे रखे हुए था और हर थोड़ी थोड़ी देर बाद वो एक नज़र लैल को देखता, फिर ब्रश के बालों को रंगों में डबोता और फिर वो कोरा सफ़ेद कैनवस एक नए रंग से आशना हो जाता। मेरे बाल लंबे रखना अच्छा। लैल की तनबिया पे उससे हाथ रोक कर उसको देखा। क्यों? तुम्हारे छोटे बाल भी खूबसूरत हैं। वो लम्हा भर को रुका। क्या तुम्हें लंबे बाल पसंद हैं? वो उसे गौर से देखते हुए पूछ रहा था। बहुत बहुत ज़्यादा। जितने लंबे बाल हाले के हैं ना, उतने लंबे, बल्कि उससे भी ज़्यादा। वो जैसे एक ख्वाब की सी कैफियत में कह रही थी। फिर तुम लंबे बाल रखती क्यों नहीं? क्या तुम्हारे बालों के साथ कोई मसला है? लैल चंद सानिये उसको देखती रही। एकदम उसकी आंखें हल्की सी नम हुई। जब मैं छोटी थी तब मेरे बाल बहुत लंबे हुआ करते थे। वो खिड़की को देखते हुए यासियत से कह रही थी। फिर मेरे बाल गिरना शुरू हो गए और मेराज बाबा ने मेरे बाल बहुत छोटे गिटवा दिए। वो हेवन के हर बच्चे का हर तरह से ख्याल रखा करते थे। मेरे बाल काटने के बाद अब उनको उन्हें लंबा करने की टेंशन लग गई। यूं वो हर हफ्ते में 2 दिन मुझसे बैठकर मेरे बालों में तेल लगाते थे। कैन यू बिलीव इट? वो मुझे अपने हफ्ते में 2 दिन 20-20 मिनट देते थे। मुझे अपने आप पर रक्श आता था। मैं खुद को दुनिया की सबसे खुशकिस्मत बच्ची समझती थी। उससे गर्दन मोड़कर हारून को देखा। हर बच्चा किसी न किसी ताल्लुक, इंसान या चीज़ के लिए नीडी और डेस्परेट होता है। मैं मिराज सुल्तान के लिए ऐसी थी। मैं उनकी मोहब्बत के लिए लालची थी।
फिर कुछ माह बाद मेरे बाल ठीक होने लगे और मेराज पापा की तवज्जो दूसरे बच्चों की तरफ लग गई। वो रुकी, उसकी आंखों में मोटे मोटे आंसू चमके। हारून उसको देखता रहा। उस दिन मैंने अपने बाल खुद से काटे, बहुत बुरे और बेढंगे तरीके से। मेराज पापा ने मुझे थोड़ा बहुत डांटा, लेकिन मुझे बदले में उनकी तवज्जो मिल गई। मोटे मोटे आंसू लुढ़क कर गिर कर पड़े। सुरमाई आंखों वाले लड़के की आंखों में तासुब उतर आया। वो फिर से मुझे वक्त देने लगे, मेरे बालों में तेल लगाने लगे और थोड़ा बहुत डांट भी देते। फिर ये मेरा मामूल बन गया। मैं हर तीसरे चौथे महीने अपने बाल काट देती थी और वो बगैर कुछ कहे दोबारा से उनको लंबा करने की कोशिश में लग जाते। वो जानते थे मैं ये सब उनकी तवज्जो के लिए करती हूँ, लेकिन वो कुछ नहीं कहते थे। वो अच्छे थे, उनको लोगों के भरम रखने आते थे। तुम उमर को पसंद करती हो? हारून ने उसके चेहरे को देखते हुए पूछा। लैल के चेहरे पे बायाक वक्त कुछ आया था, कोई अजियत, कोई दर्द, कोई बेबसी। मैं उससे मोहब्बत करती हूँ। उसे झुके सर के साथ इतराफ़ किया। वो बिल्कुल मेराज पापा की तरह था। हर लड़की अपने पार्टनर में अपना फादर फिगर ढूंढती है। मेरे लिए उमर बिल्कुल मेराज पापा की तरह था। मैं और वो 24 साल के थे जब मुझे लगा वो मेरे लिए हद से ज़्यादा अहम हो गया है। उससे खिली होती आंखें उठाकर हारून को देखा। मैंने मेराज पापा से कहा उमर से मेरे लिए बात करें। उसके कानों में दूर कहीं कोई आवाज़ गूंजी। लैल बच्चे, मर्द अपने करीब की सारी औरतों की नज़र पहचानता है। ऐसे में वो दो तरीके अपनाता है। पहला, वो औरत की हौसला अफजाई करता है और या तो उसे ज़िंदगी में शामिल कर लेता है या फिर कमजोरी दिखाता है। दूसरा, वो अनजान बन जाता है, अपने करीब की औरतों की नज़र पे अंधा और आवाज़ पे गूंगा। ऐसा मर्द या तो मजबूर होता है या उसकी ज़िंदगी में कोई और औरत होती है। तुम्हें क्या लगता है, उमर क्यों अनजान बन रहा है? आवाज़ों का फसूं टूटा। वो हाल में थी, हारून के सामने बैठी, मनो अन मेराज सुल्तान की बातें दोहराती हुई। मुझे यकीन था उमर की ज़िंदगी में कोई है। फिर मैंने खुद को बेतौकीर नहीं किया। मैं उसी की तरह अनजान बन गई थी। मैं सुल्तान नहीं थी, लेकिन भरम रखने मुझे भी आते थे। उसने आंखें हथेली की पुछ से रगड़ी, फिर हल्के से मुस्कुराई। चलो मेरे बाल लंबे पेंट करो सुरमाई बिल्ले। हारून ने उसको देखा, फिर दोनों यकदम हंस पड़े। उसी लम्हे कमरे का दरवाज़ा खुला और हसन सुल्तान अंदर दाखिल हुआ, लेकिन फिर वो चौकट ही में रुक गया। उन दोनों को मुस्कुराते देख उसका लब हल्का वाह रह गया। हारून ने मुस्कुराकर उसे पास बुलाया। वो शाकी आंखों से उसको देखता रहा, फिर नज़र मोड़कर लैल को देखा। आपको बस मुझे ही भाई बनाना था। ये सुरमाई बिल्ला क्या लगता है? हाँ, ए, सरमाई बिल्ला क्या होता है? हाँ। हारून ने उसे छिड़का। लैल मुस्कुराहट दबाए उसे देखती रही। हसन "हम्म" कहता मुड़ गया। हारून ताज्जुब से उसे देखता रहा। इसे क्या हुआ? छोड़ो इसे, तुम पेंट करो। लैल ने उसका ध्यान वापस कैनवस की तरफ दिलवाया। हारून सर झटक कर दोबारा पेंट करने लगा। लैल नम आंखों से मुस्कुराती रही। वो उसे समंदर किनारे बने एक रेस्टोरेंट ले आया, लेकिन आज शायद उस यहाँ आंखों वाली लड़की ने ना बोलने की कसम खा रखी थी। रेस्टोरेंट समंदर किनारे बना था, लकड़ी का फर्श और लकड़ी ही के लंबे सतूनों वाला रेस्टोरेंट एक शान से खड़ा था। वो दोनों जहाँ बैठे थे, उस मेज से ठाटे मारता समंदर और लहरों का शोर आता था। समंदर के सामने तो कराची वालों को मौत भी मंसूर थी। उनका खाना ठंडा पड़ने वाला था, लेकिन हाले बस चेहरा मोड़े समंदर को देखती रही। उसके बाल उड़ उड़कर चेहरे पे आ रहे थे, जिन्हें वो हटा नहीं रही थी। दफातन उससे उमर को पुकारा। तुम्हें अपने पैसे से इतना इश्क क्यों है? हाली बेतासुर लहजा। वो चंद लम्हा उसको देखता रहा, फिर धीमी आवाज में कहने लगा। क्योंकि मैंने उसे बनाया है, अपने जोर बाजू पे मैंने उसे कमाया है। मुझे ये शान, ये दौलत, ये रुतबा तुर्के में नहीं मिला। मैंने उसके लिए 10 साल जिद्दोजहद की है। वो सादगी से कह रहा था, कोई खुदतरसी, कोई गरूर उसके लहजे में ऐसा कुछ भी नहीं था। मेरी ज़िंदगी में कई साल ऐसे थे जब मैं अपनी पसंद का खाना अफोर्ड नहीं कर सकता था, जब मैं महंगे महंगे रेस्टोरेंट नहीं जा सकता था। ये ब्रांडेड कपड़े, घड़ियाँ, परफ्यूम, ये सब लेना कोई 1-2 साल पहले शुरू किया है मैंने, वरना इससे पहले मैं बाज़ार में ढूंढ ढूंढ कर सस्ती चीज़ लेता था। वो बोल रहा था और हाले बागौर उसको सुन रही थी। ये लाइफस्टाइल, ये लग्जरी, ये सब मैंने खुद को गिफ्ट की हैं। मैंने इनको कमाया है। आप पैसे की कदर सिर्फ तब जान सकते हैं जब आप उसे हलाल तरीके से कमाते हो। मुझे पैसे से इश्क है
क्योंकि मैंने इसे कमाने में एक उम्र खर्च की है। वो बोलकर खामोश हो गया। तुम्हें क्या लगता है मेरे बाबा और मेरे अकाउंट से पैसे और जेवर किसने लिया होगा? थोड़ी देर बाद वो दोबारा बोली। जिसे सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी। उमर ने कंधे उचकाए। मतलब शम्स। हाले ने करा के आंखें बंद की। जाहिर है उससे ज्यादा इस सब की जरूरत किसे होगी? वही तो है जो हमें झुकाना चाहता है। उसके लहजे में नापसंदीदगी थी। उमर ने जवाब नहीं दिया। खाना अब भी अनछुआ रखा था जब हाले उठ खड़ी हुई। हम लैल के घर जा रहे हैं, चलो फौरन। वो गायब तमागी से कह रही थी। उमर ने एक नज़र उसको देखा, फिर अनछुए खाने को। और ये खाना ये कौन खाएगा? जानती हैं कितना बिल आएगा? उफ उमर, प्लीज, कोई भी खा लेगा, बिल दो और चलो यहाँ से। उसे कोफत हुई। हाँ, चर्च बेचता हूँ ना मैं। बिल मैं दूँ और खाए कोई और। वो बड़बड़ाया। साथ वेटर को आवाज़ दी। वो तब सा वेटर भागता हुआ आया। हाले तब तक जा चुकी थी। खाना पैक करो और गाड़ी में दे जाओ फौरन। वो कहता हुआ हाले के पीछे भागा। बस साबित हुआ पैसा उमर का इश्क था और वो आशिकी के मुशायरे में हासा कंजूस वाक़या हुआ था। लैल की फ्लाइट पर पहुंचते ही वो एक धाड़ से दरवाज़ा खोलती अंदर दाखिल हुई। लैल सामने वाले कमरे से बाहर आ रही थी। गीले बाल तौलिए में लपेटे, ढीले ढाले कुर्ते, ट्राउजर में मलबूस। उसके चेहरे पे उन दोनों को देखकर हैरत आई थी। हाँ, माना कि मेरा सर्फ बड़ा है, लेकिन क्या ज़रूरी है तुम दोनों हर वक्त मेरे सामने आकर मेरा दिल जलाते रहो? वो सोफे पे कुशन ठीक करते हुए नॉर्मल आवाज़ से बोली। हाले ने नहीं सुना। उमर ने सुनकर अनसुना किया। उसकी तवज्जो का मरकज़ इस वक्त छत पे लगे जाले थे। वो अंदर स्टोर की तरफ बढ़ गया। जाले वाला डंडा यूनो। अब बोल भी चुको सोचा। लैल कोफत से बोली। आप कमाती क्यों हैं? उसे खड़े खड़े पूछा। उसका अंदाज अजीब था, रोबोटिक सा। लैल जो नॉर्मल थी, एकदम उसके चेहरे पे जैसे किसी ने चबाक दे मारा हो। उसी वक्त उमर जाले का बड़ा सा डंडा लेकर आता हुआ दिखाई दिया। लैल उठ खड़ी हुई। उसकी आंखें एकदम सुर्ख हो गई थीं। मुठियां सबसे भींच गईं। मैं 8 साल की थी जब अब्बा को जुए और शराब की लत लग गई। एक ही साल में शराब उनको खा गया, कारोबार ठप हो गया और अब्बा का दवालिया निकल आया। वो हाले की रूबरू खड़ी जख्मी सुर्ख आंखों के साथ कह रही थी। उमर सर पे डॉक्टरों वाला मास्क पहने, चालों वाले डंडे को लंबा किए छत के एक कोने से जाले साफ कर रहा था। लैल कह रही थी, एक दिन अब्बा ने जुए में सब हार दिया और नशे की हालत में खुदकुशी कर ली। दादी ने अम्मा और मुझे घर से निकाल दिया। आधी रात के वक्त मैं और अम्मा अकेले सड़क पे बैठे थे, क्योंकि अम्मा के पास जाने को कोई घर नहीं था। उनका कोई भाई, कोई बाप, कोई अपना नहीं था, यतीम थी। वो उन दोनों से ऐसे बेनियाज था जैसे उन दोनों का कोई वजूद ही ना हो। चाले, ये चाले इतने क्यों बढ़ गए थे? सुबह होने वाली थी जब कुछ लोग आए, अम्मा से बदतमीजी की और फिर वो अम्मा को ले गए। अम्मा ने मुझे छुपा दिया था। मैं खौफ से वहीं छुपी बैठी रही। वो लोग मेरी अम्मा को ले गए और उसी रात मुझे मेराज बाबा अपने साथ ले आए। 2 दिन बाद किसी कचरे के ढेर से मेरी अम्मा की लाश मिली, ज़्यादतीशुदा और मसीहशुदा। उस दिन मुझे अंदाज़ा हुआ कि अगर औरत के पास अपना घर ना हो तो उसे क्या क्या झेलना पड़ता है। अगर अम्मा के पास अपना घर होता तो। वो रुकी, आवाज़ खौफ से कांपी, आंसू टूटकर गाल पे गिर पड़े। अम्मा के पास घर होता तो उनके साथ ज़्यादती ना होती, उनकी लाश इस तरह ना होती। उस रात मुझे अंदाज़ा हो गया था कि औरत के पास अपना कुछ न कुछ होना कितना ज़रूरी है। मैं इसलिए कमाती हूँ ताकि जब कभी मेरा शौहर, मेरा बेटा या मेरे घर का कोई भी मर्द मुझे घर से निकाले तो मेरे पास जाने के लिए अपना घर हो, खाने के लिए अपने पैसे हों और पहनने के लिए अपने कपड़े हों। मैं घर बनाने के लिए कमाती हूँ। हर औरत को अपने लिए कमाना चाहिए ताकि जब कभी उसे कोई घर से निकाले तो उसके पास जाने के लिए अपना घर हो। वो बेबसी से कहती सोफे पे ठहसी गई। टॉवल नोचकर बालों से उतारा। गीले छोटे बाल चेहरे के अतराफ में गिरने लगे। वो चारों कोनों के ताले उतार चुका था और अब जाले वाला डंडा वापस स्टोर में रखने जा रहा था। हाले खामोशी से उसके साथ बैठ गई। उन दोनों के पास कहने को कुछ नहीं था, तलाशा देने को कोई अल्फाज नहीं थे। उमर वापस आया, एक नज़र लैल को देखा, फिर जाले गिरने की वजह से खराब हुए फर्श को। आह, अब इसको साफ कौन करे? हर किसी के कमाने का मकसद अलग होता है हाले। मेरा अलग है, उमर का अलग। लैल ने कहना शुरू किया। उमर अब स्वीपर से छत से गिरने वाला चूना साफ कर रहा था। कोई शौक से कमाता है,
कोई मजबूरी से, किसी की आदत होती है, किसी की अना। मेरे लिए कमाना मकसद है। मुझे कमाना है ताकि अपना घर बना सकूं। उमर कमाता है क्योंकि उसे अपना मुकाम चाहिए, क्रेडिबिलिटी चाहिए। मेरे कुछ और दोस्त हैं, उनके लिए कमाई शौक है। तुम अपने इर्द गिर्द देखो, अपनी ज़रूरत, अपने शौक देखो, फिर फैसला करो। तुम्हें अपनी वजह खुद ढूंढनी होगी। वो अब सारा कचरा डस्टबिन में डालकर उठ खड़ा हुआ था। वो किचन में लगे सिंक के सामने खड़ा हाथ और चेहरा धो रहा था। जिंदगी में आपके पास एक उम्र हयात होना चाहिए जो बिना कहे, बिना जताए आपका घर साफ कर दिया करे। उमर चेहरा धोकर आया तो हाले उसको देखे बगैर उठ खड़ी हुई थी। उसके दिमाग में अब भी मुख्तलिफ सोचें थीं। अब भी कोई जवाब तसल्ली बख्श नहीं था। अब भी उसके पास एक तसल्ली थी। लैल की माँ के पास बाप, भाई, शोहर नहीं था। हाले के पास हसन था, उमर था, हारून था। उसके पास उसके बाप के पैसे थे, लेकिन हर तसल्ली एक जगह आकर दम तोड़ देती थी। उसके पास अपना क्या था? इन सारे मर्दों के होते हुए वो सुर्ख साड़ी नहीं खरीद सकी। अगर उसके पास अपना कुछ होता तो आज वो साड़ी उसके पास होती। वो सारे ख्याल झटक कर दरवाजे के पास चली आई। उमर उसके पीछे ही आया था। बर्तन धोकर जाओ एल्फा। लैल पीछे से गुर्राई थी। मैं तुम्हारा नौकर नहीं हूँ, अपनी मर्जी के काम करूँगा। वो हाथ चलाता बाहर चला गया। पीछे एक हसीयत थी जिसने एक बार फिर लैल को अपनी लपेट में ले रखा था। अगर उसकी माँ के पास अपना घर होता तो वो कभी इस तरह न मरती। आंसू उसकी आंख से टूट टूट कर गिर रहे थे। वो इतनी मजबूत नहीं थी जितनी नजर आती थी। उमर हयात के बंगले पे इस लम्हा गहरी रात उतरी हुई थी। उमर घर से बाहर गया हुआ था। ना जाने उसके कौन से काम थे जो ख़त्म नहीं होते थे। हाले सुल्तान रात के इस पहर भी लॉन में रखे सोफों में बैठी थी। उसके पूरे बाल बिखरे हुए थे, खुश्क और बेचैन। उससे हाथ फेर कर महसूस किया कितने अरसे से उससे अपने बालों के लिए कोई ट्रीटमेंट नहीं ली थी। कितने अरसे से उससे किसी पॉलर का कोई चक्कर नहीं लगाया था। क्या था जिससे उसे ये सब करने से रोक रखा था? पैसा और उसका ना होना। जहन के एक कोने से आवाज़ गूंजी। उसका खामोश मोबाइल सामने पड़ा था। हाले ने मोबाइल उठाकर चेहरे के आगे किया। फिर उसकी उंगलियों ने मेकानिकी अंदाज में नफीसा हयात का नंबर डायल किया। घंटी जा रही थी। वो आसमान को देखते हुए जाती हुई घंटी को सुनती रही। थोड़ी देर बाद कॉल पिक हो गई थी। हेलो। नफीसा की नींद से बोझल आवाज़ सुनाई थी। हाले को कोई शर्मिंदगी ना हुई। वो आधी रात को लोगों को अपने लिए जगाने की आदी थी। आप कमाती क्यों हैं? वही रोबोटिक मशीनी अंदाज। नफीसा ने गहरी सांस ली। शुक्र करो हाले, मैं रवायती सांस नहीं हूँ, वरना रात के इस पहर में तुम्हें बताती मैं कमाती क्यों हूँ। वो नॉर्मल अंदाज में कह रही थी। वो उम्र की माँ थी, बातों के अपनी तरफ से जवाब देना जानती थी। आपको रात के 1 बजे कॉल कर रही हूँ, इसलिए क्योंकि आप कोई रवायती सास नहीं है। मुझे बताएं आप क्यों कमाती हैं? उसे सवाल दोहराया। मैं अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए कमाती हूँ। मेरी अना शुरू से बहुत ऊंची रही है। मुझे अपने घर के मर्दों से पैसे मांगना पसंद नहीं था। मेरी नाक आड़े आती थी, इसलिए मैंने खुद कमाना शुरू किया। उनका लहजा धीमा था। हाले के आबरू सुखड़े। लेकिन घर के मर्दों से मांगने में बुराई क्या है? बाप, भाई, शोहर, वो सब किस लिए होते हैं? अगर वो हमें कमा कर खिला खिला सके तो ऐसे मर्दों का क्या फ़ायदा? मैन आर नॉट प्रोवाइडर्स। मर्द सिर्फ हमें खर्चा देने के लिए पैदा नहीं हुए। जब मर्द आपसे घर का चूल्हा और सफाई संभालने का कहें, तब तो फ़ौरन हम औरतों के अंदर की फेमिनिस्ट जाग जाती है। हम फ़ौरन कह देती हैं, भाई, हम सिर्फ चूल्हा देखने और सफाई के लिए पैदा नहीं हुई। हम बच्चे संभालने और बर्तन धोने के लिए पैदा नहीं हुई। लेकिन जब हम मर्दों को अपना एटीएम समझ लेते हैं, तब हमारे मेयार दोहरे क्यों हो जाते हैं? हाले गौर से सुन रही थी। जब औरत अपने रंग, कद और शक्ल की वजह से रिजेक्ट हो जाती है, तब तो हम लोग खूब वावेला करते हैं। लेकिन जब मर्द बड़ा घर, गाड़ी और भारी भरकम बैंक बैलेंस ना होने की वजह से रिजेक्ट हो जाते हैं, तब हम क्यों खामोश रह जाते हैं? हाले सुल्तान, जिस तरह औरत चूल्हा संभालने और बच्चे पैदा करने वाली मशीन नहीं है, उसी तरह मर्द पैसा देने वाली मशीन नहीं है। लेकिन अगर हमारे मर्द हमारे लिए कमा रहे हैं तो इसमें आखिर क्या बुरा है? उससे एक आखिरी तसल्ली चाहिए। स्पीकर के पार नफीसा हयात तक उसकी आवाज़ छोड़ती हुई गई। बिल्कुल कोई बुराई नहीं है। अगर आपके मर्द आपके लिए कमा रहे हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन
फिर आपको कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ेंगे। कई बार कई चीज़ों के लिए दिल मारना पड़ेगा। कई बार शोकेस में रखी ऊंची हील्स और सूट साड़ियाँ बस देखने पर इत्तफाक करना पड़ेगा। सूट साड़ी के नाम पे दिल में एक होक सी उठी थी। दिल जख्म जख्म हुआ था। सिंगल इनकम पे आज के दौर में बस गुजारे हो सकते हैं। ख्वाहिशात, ट्रैवलिंग, होटलिंग और ढेर सारी शॉपिंग के लिए हमेशा डबल इनकम चाहिए होती है। मर्द की कमाई पे रहना है तो दिल मारना और कॉम्प्रोमाइज़ करना सीखना होगा। क्या तुम अपना दिल मार सकती हो? और ये ऐसा सवाल था जिसका जवाब हाल ही के लिए हमेशा ना रहेगा। उससे चंद अलविदाई कलामात कहकर कॉल काट दी। दिल बोझल था, सांस भारी थी, ख्वाहिशात का बोझ कमर तोड़ रहा था। क्या अच्छा नहीं था हालिद सुल्तान दिल मारना और कॉम्प्रोमाइज़ करना सीख ले?